नमस्कार। लोक प्रशासन की अध्ययन श्रृंखला में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण सिद्धांत के विषय में। ये जानेंगे कि निर्णय निर्माण क्या होता है और लोक प्रशासन में इसका क्या महत्व है, निर्णय कितने प्रकार के होते हैं और बाउंडेड रैशनैलिटी क्या है निर्णय के संबंध में। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासन में निर्णय निर्माण सिद्धांत किस रूप में प्रस्तुत किया। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हर्बर्ट साइमन एक प्रमुख प्रशासनिक सिद्धांतकार हैं जो अमेरिकी मूल के हैं और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको 1978 में नोबेल प्राइज से नवाजा जा चुका है और उनकी प्रसिद्ध कृति है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जो प्रकाशित हुई थी 1947 में। लोक प्रशासन के क्षेत्र में इनका प्रमुख योगदान निर्णय निर्माण का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के तहत इन्होंने ये माना कि प्रशासन का हृदय है निर्णय लेना और निर्णय को क्रियान्वित करना। उनका ये सिद्धांत व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसके अंतर्गत उन्होंने लोक प्रशासन के क्षेत्र में पहले जो भी सिद्धांत दिए गए उनको अव्यावहारिक मानते हुए व्यावहारिक दृष्टि से ये देखने की कोशिश की कि वास्तव में एक प्रशासनिक संगठन में क्या कार्य होता है और उस कार्य की आधारशिला क्या है। हम सब ये जान चुके हैं कि लोक प्रशासन जैसा विषय एक अध्ययन विषय के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित हुआ और विषय के विकास के लिहाज से समय समय पर अनेक सिद्धांतों और दृष्टिकोणों को जन्म दिया गया विभिन्न विद्वानों के द्वारा। तो जो क्लासिकल सिद्धांत थे, शास्त्रीय सिद्धांत थे, जिनका विकास किया गया लूथर गुलिक के पोस्ट कोर्स सिद्धांत के माध्यम से, या हम देखते हैं वेबर का नौकरशाही मॉडल है, इन सब में प्रशासन का एक औपचारिक रूप पेश किया गया, नियमों और कानूनों पर उसे आधारित बताया गया। हर स्तर पर हायरार्की का पालन किया जाएगा और प्रशासकों की एक ऐसी कम्युनिटी होगी, एक ऐसा वर्ग होगा जो अपने कार्य के लिए वेतन प्राप्त करेगा, जो अपनी योग्यता के लिए जाना जाएगा, अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाएगा। हर स्तर पर आदेश की एकता का पालन किया जाएगा। इस तरह से तमाम प्रशासनिक सिद्धांत प्रेजेंट किए गए, व्यू पॉइंट प्रेजेंट किए गए लोक प्रशासन के अध्ययन के संदर्भ में। लेकिन साइमन ये कहते हैं कि ये सभी सिद्धांत अपूर्ण है, क्योंकि इसमें व्यावहारिक स्थिति का ध्यान नहीं रखा गया है। एक लोक प्रशासन जिस पर्यावरण में काम करता है, जिस समाज के अंदर काम करता है, जिन लोगों के लिए काम करता है, उसमें कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो उसके कार्यों को आधार प्रदान करती हैं। व्यावहारिक दृष्टि से जब साइमन ने उन क्रियाओं का अध्ययन किया तो ये पाया कि कोई भी प्रशासनिक संगठन सबसे पहले अपने काम की शुरुआत निर्णय लेने से करता है। काम छोटा हो या बड़ा हो, तुरंत किया जाने वाला हो या दीर्घकालिक योजना के अनुसार किया जाने वाला हो, सबसे पहले उस कार्य के संबंध में, उस योजना के संबंध में, उसके क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय लिया जाता है और ये निर्णय प्रशासन के हर स्तर पर लिया जाता है। हर स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय में अंतर हो सकता है। जो आधारभूत निर्णय होते हैं वो उच्च स्तर पर लिए जाते हैं। दैनिक निर्णय जो दिन प्रतिदिन के क्रियाकलाप से संबंधित होते हैं वो अपेक्षाकृत प्रशासन के निचले स्तर पर लिए जा सकते हैं या लिए जाते हैं। तो इस तरीके से निर्णय निर्माण को प्रशासन का मूल तत्व माना गया, क्योंकि प्रशासक जो कुछ भी करता है वो
निर्णयों के माध्यम से करता है। निर्णय एक मानवीय प्रक्रिया है। प्रशासक एक मनुष्य है और उसके द्वारा निर्णय लेकर ही प्रशासनिक संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अब ये देखते हैं कि निर्णय होता क्या है और निर्णय निर्माण सिद्धांत के अंतर्गत किन पहलुओं को सम्मिलित किया गया है, यानी इस सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं, क्या महत्व है, क्या लक्षण है। तो साइमन ये कहते हैं कि निर्णय निर्माण प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और कोई भी प्रशासनिक कार्य बिना निर्णय के संभव नहीं है। इसीलिए अगर प्रशासन का अध्ययन करना है, लोक प्रशासन का अध्ययन करना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन करना है, तो सबसे पहले अध्ययनकर्ता को अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन में निर्णय लेते कौन है, निर्णय की प्रक्रिया क्या है, निर्णय किस तरह के होते हैं, उन निर्णयों को क्रियान्वित कैसे किया जाता है और उन निर्णयों का परिणाम क्या प्राप्त होता है। इन पर फोकस करके ही उस प्रशासनिक संगठन का अध्ययन किया जाना चाहिए। और लोक प्रशासन जिसके कार्य बहुआयामी है, वो लोक कल्याण को संभालता है, उसकी देखभाल करता है। ऐसी स्थिति में वहां लिए जाने वाले निर्णयों का विशेष महत्व हो जाता है। अब ये निर्णय होते क्या है? साइमन का जो निर्णय निर्माण सिद्धांत है उसे तार्किक निर्णय निर्माण सिद्धांत भी कहते हैं। इसका मतलब है कि लोक प्रशासन में या किसी भी तरह के प्रशासन में, प्रशासनिक संगठन में जो निर्णय लिए जाते हैं वो विचार विमर्श के माध्यम से लिए जाते हैं और वो निर्णय तार्किक होते हैं, विवेक पर आधारित होते हैं। उस निर्णय का क्या कारण है, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, किन परिस्थितियों में वो निर्णय लिया गया, किस समस्या के समाधान के लिए लिया गया, किस जरूरत को पूरा करने के लिए लिया गया और उस निर्णय के क्रियान्वयन का परिणाम क्या होगा, ये बहुत सोच विचार करके जब निर्णय लिया जाता है तो वही प्रशासनिक निर्णय कहलाता है। यानी प्रशासनिक निर्णय कभी भी संवेदनाओं पर आधारित नहीं होता, जल्दबाजी में नहीं लिया जाता, बल्कि कार्य और परिणामों का विचार करके आपसी विचार विमर्श के माध्यम से विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय लिया जाता है। ये निर्णय किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए लिए जाते हैं। लोक प्रशासन के उद्देश्य बहुआयामी है। हम सब जानते हैं कि सरकारी प्रशासन विभिन्न विभागों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में अपने उद्देश्यों के लिए कार्य करता है। तो हर जो निर्णय प्रशासन के किसी भी स्तर पर लिया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही निर्णय लिए जाते हैं। मसलन अगर शिक्षा विभाग के प्रशासन को हम लें तो शिक्षा विभाग का जो सबसे मूलभूत उद्देश्य है कि सभी को प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक ऐसी गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना जिससे मानव विकास के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। अब इस व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर नाना निर्णय लिए जाते हैं और उन्हें क्रियान्वित किया जाता है। लास्टली जैसा मैंने बताया कि साइमन ये कहते हैं कि निर्णय करने का कार्य मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, किसी मशीन के द्वारा नहीं किया जाता। हालांकि आजकल एआई के जमाने में प्राप्त तथ्यों के आधार पर मशीन के द्वारा भी निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन उनको अंतिम रूप मनुष्य के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। तो निर्णय चूंकि मानवीय क्रिया है इसलिए इसमें समय और परिस्थिति का विशेष महत्व होता है। किस परिस्थिति में किस समस्या के समाधान के लिए, किस जरूरत को पूरा करने के लिए निर्णय लिए जा रहे हैं, निर्णय तुरंत लेना है या विचार विमर्श के बाद लेना है, ये बहुत महत्व रखता है निर्णयन प्रक्रिया में। किस समय निर्णय लिया जाना है ये परिस्थिति और आवश्यकता पर निर्भर करता है।
किस समय में कौन से विकल्प उपलब्ध हैं, उन पर विचार करके निर्णय लिया जाता है। हर समय हर विकल्प उपलब्ध नहीं होते। कई बार कोई ऐसी अचानक समस्या आ जाती है जिन पर तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता भी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में त्वरित निर्णय के लिए जो उपलब्ध विकल्प होते हैं, उनमें से ही सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है और निर्णय लिया जाता है। अब प्रशासन में ये निर्णय कितने प्रकार के होते हैं? कई तरह के निर्णय लिए जाते हैं जिनको कैटेगराइज किया गया है। और इन निर्णयों की श्रेणियों में सबसे पहला आता है नियोजित निर्णय। यानी प्रशासन में कुछ निर्णय नियोजित ढंग से लिए जाते हैं, योजना बनाकर लिए जाते हैं, सोच विचार कर लिए जाते हैं। अक्सर ये नियमित कार्यों के लिए लिए जाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी उद्देश्य हासिल करने के लिए नियमित रूप से कार्य होते हैं, उसके संबंध में जो निर्णय लिए जाते हैं वो नियोजित निर्णय होते हैं। जैसे किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट की किसी उच्च शिक्षण संस्था में शैक्षणिक पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए, डिग्री प्रदान करने के लिए, परीक्षाएं आयोजित करने के लिए, प्रवेश लेने के लिए, सह शैक्षणिक गतिविधियों के आयोजन के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं वो नियोजित निर्णय होते हैं। और ये हर वर्ष दोहराए जाते हैं, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ। तो ये निर्णय नियोजित निर्णय कहलाते हैं, जो प्रशासन के संगठन के दिन प्रतिदिन के कार्यों से संबंधित होते हैं। किसी दीर्घकालिक योजना पर भी जो निर्णय लिए जाते हैं वो भी नियोजित निर्णय के अंतर्गत आ सकते हैं। कि लंबी योजना पर कार्य करना है, लंबे समय तक काम करना है, किसी समाज के किसी खास वर्ग की उन्नति के लिए क्या और कैसे करना है, इस संबंध में जो निर्णय लिए जाते हैं वो भी नियोजित निर्णय के अंतर्गत आते हैं। अनियोजित निर्णय क्या होते हैं? पहले से कोई प्लानिंग नहीं होती और ये अपेक्षाकृत नए और जटिल प्रकृति के होते हैं। अचानक कोई समस्या आ गई, कोई आवश्यकता आ गई, कोई निर्णय लिया जाना है, तुरंत लिया जाना है, परिस्थिति की कल्पना पहले से नहीं की गई थी। ऐसी स्थिति में जो निर्णय लिए जाते हैं वो मुश्किल भी होते हैं और नई प्रकृति के होते हैं। जैसे किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जो हमारा विदेश नीति विभाग है, वैदेशिक संबंधों का संचालन जिसके द्वारा किया जाता है, जो वैदेशिक नीतियों का निर्धारण करता है, दूसरे देशों के साथ संबंधों का निर्धारण करता है, उसकी कल्पना से परे था कि ऐसा युद्ध शुरू होगा जिसमें हमें अचानक तेल संकट झेलना पड़ेगा। दुनिया के साथ साथ हमारा भी उस पर असर पड़ेगा, हम पर भी उस पर उसका असर पड़ेगा। ये हमने, या विदेश मंत्रालय ने, वैदेशिक मामलों को प्रबंधित करने वाले ऑर्गेनाइजेशन ने ये बहुत सोचा नहीं था। ऐसी स्थिति में भी निर्णय लेना पड़ा कि कैसे इस संकट को टाला जाए। इस संकट से जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ऊर्जा संकट उत्पन्न हो रहा है, उससे कैसे निपटा जाए। इस संबंध में जो जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो अनियोजित निर्णय की श्रेणी में हम उन्हें रख सकते हैं। कुछ निर्णय दैनिक होते हैं और कुछ आधारभूत निर्णय होते हैं। दैनिक निर्णय ऑर्गेनाइजेशन के दिन प्रतिदिन के कार्यों से संबंधित होते हैं, जो रूटीन वर्क उसका होता है उससे संबंधित होते हैं। कि अगर शैक्षणिक संस्थान को लिया जाए तो शिक्षण संस्थान में छुट्टी के क्या नियम होंगे, कितने दिनों वर्किंग डेज होंगे, कितने दिन टीचिंग डेज होंगे, परीक्षा का कार्यक्रम कितने दिनों तक चलेगा, प्रश्न पत्रों को तैयार कैसे कराया जाएगा, कैसे
उनका इवैल्यूएशन कराया जाएगा, आंतरिक मूल्यांकन छात्रों का कैसे किया जाएगा, और कैसे रिसर्च की गतिविधियों में उन्हें संलग्न किया जाएगा। इससे संबंधित जो निर्णय लिए जाते हैं अनेक स्तरों पर, प्रबंधन की तरफ से, शिक्षकों की तरफ से, या फिर कार्यालय की तरफ से, ये सब दैनिक निर्णयों के अंतर्गत आते हैं। आधारभूत निर्णय क्या होते हैं? जिनके आधार पर किसी ऑर्गेनाइजेशन का भविष्य निर्धारित होता है, उसके उद्देश्यों के पूरा करने की प्रक्रिया निर्धारित होती है, वो आधारभूत निर्णय कहलाते हैं। शिक्षा विभाग को अगर हम लें, तो इस समय 2020 में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई, बनाई गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वो एक आधारभूत नीतिगत निर्णय है एजुकेशन के क्षेत्र में, जो ये तय करता है कि प्राइमरी एजुकेशन का स्वरूप क्या होगा, मिडिल एजुकेशन का स्वरूप क्या होगा, और हायर एजुकेशन का, उच्च शिक्षा का स्वरूप क्या होगा। तमाम मापदंड उसमें निर्धारित किए गए हैं कि इन इन मुद्दों पर छात्रों के की शिक्षा को केंद्रित करने की जरूरत है। उनका कौशल विकास करना है, उनमें जिज्ञासु प्रवृत्ति डेवलप करनी है, उन्हें टीचिंग टेक्नोलॉजी से भी परिचित कराना है, तकनीकी ज्ञान भी उनका हो, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देना है, और मल्टी डिसिप्लिनैरिटी को प्रोत्साहित करना है। यानी एक स्टूडेंट, एक बच्चा जो भी विषय पढ़ना चाहे, उसको पढ़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसकी रुचि के अनुसार उसे विषय चयन की छूट दी जानी चाहिए। विभागों का जो बंटवारा है, संकायों का जो बंटवारा है, उस बंटवारे को, उस विभाजन को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। छात्रों और शिक्षकों दोनों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए, दोनों में समन्वय स्थापित करने के लिए, सहयोग स्थापित करने के लिए, ताकि सब मिलकर मानव विकास का जो मूल मापदंड है, शिक्षा, उस शिक्षा पर व्यावहारिक ढंग से, उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य किया जा सके। तो ये जो नीतिगत निर्णय लिया गया नीति के रूप में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में, ये निर्णय कैसा है? ये आधारभूत निर्णय है। और आधारभूत निर्णय आमतौर पर उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लिए जाते हैं, यानी प्रशासन और प्रबंधन के उच्च स्तर पर आधारभूत निर्णय लिए जाते हैं। उस निर्णय के व्यापक दायरे में ही अन्य निर्णय लेकर कानून, नीतियां, योजनाएं बनाई जाती हैं और उन्हें क्रियान्वित किया जाता है। हम सब देख रहे हैं कि इस आधारभूत निर्णय के तहत विभिन्न राज्य सरकारें और राज्य के अंदर विभिन्न विश्वविद्यालय, विभिन्न कॉलेजेस, महाविद्यालय निर्णय ले रहे हैं इस नीति को क्रियान्वित करने के संबंध में, कि कैसे कौशल विकास पाठ्यक्रम निर्मित किए जाए, कैसे उनको इंटर्नशिप उपलब्ध कराई जाए, कैसे उनकी ट्रेनिंग हो, और कैसे बच्चे सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी हासिल कर सके, और शिक्षा का जो उद्देश्य निर्धारित किया गया है, उस उद्देश्य तक क्रमिक ढंग से कैसे पहुंचा जा सके। ये निर्णय विभिन्न स्तरों पर लिए गए हैं और लिए जा रहे हैं। तो ये दैनिक और आधारभूत निर्णय का अंतर होता है। इसके अलावा कुछ निर्णय सक्रिय होते हैं और कुछ निष्क्रिय निर्णय होते हैं। सक्रिय निर्णय हम उन्हें कहते हैं जिनके माध्यम से कोई ना कोई परिवर्तन लाया जाता है किसी भी फील्ड में, चाहे वो लोक सेवा का क्षेत्र हो,
किसी खास वर्ग का उत्थान हो, या ओवरऑल समाज को प्रगतिशील बनाना हो, उसमें जो बुराइयां आ गई हैं उन्हें दूर करना हो, इससे संबंधित जो निर्णय लिया जाएगा उसको सक्रिय निर्णय की श्रेणी में रखा जाता है। और दूसरी तरफ जो निष्क्रिय निर्णय है, निर्णय न लेना ही, निष्क्रिय बने रहना भी एक तरह का निर्णय है। यानी जैसा चल रहा है समाज में चलते रहने दिया जाए, परिवर्तन का विरोध करता है ये निर्णय, और यथास्थिति को बनाए रखने का समर्थक है। हम सब ये देख रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के निर्णय निष्क्रिय निर्णय की श्रेणी में आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत उत्साह से उसका स्वागत नहीं कर रहे हैं और उस दिशा में कार्य करने के लिए उद्यत नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे निष्क्रिय निर्णय को सक्रिय निर्णय में भी परिवर्तित किया जा सकता है, विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले प्रयासों के माध्यम से। कुछ निर्णय व्यक्तिगत होते हैं और कुछ संगठनात्मक निर्णय होते हैं। व्यक्तिगत निर्णय व्यक्तिगत स्तर पर लिए जाते हैं और व्यक्तिगत जीवन से संबंधित होते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या लक्ष्य रखता है, कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त करेगा, उसके पास संसाधन क्या है, उन सब पर विचार करके उसके द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वो व्यक्तिगत निर्णय कहलाता है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में जब निर्णय लिया जाता है तो वो संगठनात्मक निर्णय कहलाता है और उसका लक्ष्य व्यापक होता है। संगठनात्मक निर्णय अपेक्षाकृत कठिन कार्य है, क्योंकि ये आपसी विचार विमर्श के माध्यम से लिया जाता है और एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग काम करते हैं। सबके दृष्टिकोण अलग होते हैं, सबकी पसंद अलग होती है, सबके हित अलग होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें संगठन के हित में, संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामूहिक रूप से निर्णय लेना भी पड़ता है और निर्णय को क्रियान्वित भी करना पड़ता है। ऐसे निर्णय अक्सर विचार विमर्श के माध्यम से ही लिए जाते हैं। तो संगठनात्मक निर्णय कठिन होते हैं, सामूहिक होते हैं, और व्यक्तिगत निर्णय व्यक्ति पर आधारित होने के कारण अपेक्षाकृत सहज होते हैं, सरल होते हैं, और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर व्यक्ति स्वयं निर्णय करता है कि उसे कौन सी राह चुननी है, क्या निर्णय लेना है। किसी भी क्षेत्र में, व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्र में उसके भी विविध आयाम होते हैं कि अपने विषय में क्या निर्णय लेना है, परिवार के सदस्यों के विषय में क्या निर्णय लेना है, और उस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए हमारे पास उपलब्ध संसाधन कौन से। कुछ निर्णय अल्पकालिक होते हैं और कुछ दीर्घकालिक निर्णय होते हैं। अल्पकालिक निर्णय थोड़े समय के लिए लागू किए जाते हैं, तुरंत निर्णय लिए जाते हैं, बाद में उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। और दीर्घकालिक निर्णय लंबे समय तक उनका असर बना रहता है। यानी लंबी योजना पर, बड़ी योजना पर, लंबे समय तक चलने वाली योजना पर कार्य करने के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं वो दीर्घकालिक निर्णय कहलाते हैं। फिर से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक दीर्घकालिक निर्णय है जो भविष्य के लिए भारतीय विद्यार्थियों को, युवाओं को तैयार करने का लक्ष्य रखती है। अल्पकालिक निर्णय, तुरंत कोई समस्या आई, उसके समाधान के लिए निर्णय लिया गया, समस्या समाधान हो गई, तो उस निर्णय का औचित्य भी खत्म हो गया। ऐसी बहुत सी समस्याएं प्रशासन के पास आती रहती हैं, उसके सम्मुख आती रहती हैं, और प्रशासन उनके समाधान के लिए प्रयास भी करता रहता है। मान लीजिए जिला प्रशासन के सामने अचानक उस जिले में बाढ़
का प्रकोप हो गया और उस बाढ़ से कैसे निपटा जाए, इसके लिए तुरंत जो उसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा वो अल्पकालिक निर्णय की श्रेणी में आएगा, क्योंकि बाढ़ की समस्या समाप्त होने के साथ ही उस निर्णय का औचित्य भी समाप्त हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर, अगर एक देश में व्यापक कम्युनिकेशन मॉडल तैयार करना है, उसको लागू करना है, सभी लोगों को संचार की सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी है, निर्बाध ढंग से सबको नेट उपलब्ध कराना है, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करानी है, तो इस संबंध में जो निर्णय लिया जाएगा वो नीतिगत निर्णय होगा और दीर्घकालिक निर्णय होगा। प्रशासनिक निर्णय और राजनीतिक निर्णय ये भी निर्णयों के प्रकार हैं। नाम से ही स्पष्ट है, राजनीतिक निर्णय राजनेताओं के द्वारा राजनीतिक स्तर पर लिए जाते हैं, यानी चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो निर्णय लिए जाते हैं वो राजनीतिक निर्णय कहलाते हैं। और प्रशासनिक निर्णय वो होते हैं जो उन राजनीतिक निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए लिए जाते हैं, यानी राजनीतिक निर्णय नीतिगत निर्णय होते हैं और प्रशासनिक निर्णय उन नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए जो नियम उपनियम बनाए जाते हैं, बायलॉज बनाए जाते हैं, एसओपीज बनाई जाती हैं, वो प्रशासनिक निर्णयों के अंतर्गत आते हैं। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये एक राजनीतिक निर्णय है, 2020 में जो बनाई गई, जनप्रतिनिधियों के द्वारा बनाई गई, हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा बनाई गई। और इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए हर स्तर पर विभिन्न राज्यों में विभिन्न राज्य सरकारों के माध्यम से, उनके प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से इस व्यापक नीति के अंदर रहते हुए जो एजुकेशन के संबंध में निर्णय लिए गए, प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए, एमओयूज की बात कही गई, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता किया गया विभिन्न औद्योगिक संगठनों के माध्यम से, या एक संस्थान दूसरे संस्थान से जो समझौता करता है, आपस में एकेडमिक लेन देन करता है, ये सब उन प्रशासनिक निर्णयों के अंदर आते हैं जो इस व्यापक राजनीतिक निर्णय को, नीति संबंधी निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए लिए गए हैं और लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से साइमन ने निर्णयों के प्रकारों की भी चर्चा की और सबसे ज्यादा जोर उन्होंने इन दो निर्णयों पर दिया, नियोजित निर्णय और अनियोजित निर्णय। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि निर्णय लेने की क्या सीमाएं हैं और निर्णय के कौन से स्तर होते हैं। उससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि साइमन ने निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत सीमित तार्किकता का जो सिद्धांत दिया वो क्या था। साइमन ये मानते हैं कि प्रशासन में लिया जाने वाला हर निर्णय तार्किक होना चाहिए, विवेक सम्मत होना चाहिए, तभी वो प्रशासन को लाभ पहुंचा सकेगा और प्रशासन के माध्यम से, यानी प्रशासन जिनके लिए काम कर रहा है, लोगों के लिए भी वो लाभप्रद हो सकेगा। लेकिन एक व्यवहारवादी सिद्धांतकार होने के नाते साइमन ये मानते हैं कि चूंकि निर्णय मनुष्यों के द्वारा लिए जाते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में लिए जाते हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन की परिस्थितियां उसे प्रभावित करती हैं, लिहाजा हर स्थिति में लिया जाने वाला निर्णय पूरी तरह से तार्किक निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य अपने आप में पूरी तरह तार्किक नहीं होता। तर्क का जन्म मस्तिष्क से होता है, विवेक से होता है, वाद विवाद से होता है,
लेकिन हम सब ये जानते हैं कि मनुष्य तार्किक होने के साथ साथ संवेदना युक्त भी है। ऐसी स्थिति में कई बार उसके निर्णयों पर तार्किकता के बजाय संवेदना हावी हो जाती है। प्रशासक भी मनुष्य होते हैं, इसीलिए व्यवहारिक स्तर पर जब हम उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का अवलोकन करते हैं तो ये पाते हैं कि कई बार उनके द्वारा निर्णय संवेदना के बहाव में बहकर लिए जाते हैं, जो तर्क की दृष्टि से तर्क की कसौटी पर पूरी तरह खरे नहीं भी हो सकते। दूसरे, चूंकि प्रशासक व्यक्ति है और व्यक्ति होने के नाते हर व्यक्ति का कोई ना कोई पूर्वाग्रह होता है, कोई ना कोई पसंद होती है, कोई ना कोई नापसंद होती है। ऐसी स्थिति में उसका पूरी तरह निष्पक्ष रहते हुए बिना पूर्वाग्रह के तार्किक ढंग से निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। यानी उसके लिए स्वाभाविक ही है कि उसके निर्णयों पर उसकी पसंद नापसंद का प्रभाव पड़े। और ऐसा होता भी है दिन प्रतिदिन के प्रशासन में। यदि हम प्रशासनिक संगठन में लिए जाने वाले निर्णयों का अध्ययन करते हैं, किसी भी प्रशासनिक संगठन, तो हम ये पाते हैं कि वहां जो निर्णय लिए जाते हैं वो पूरी तरह तार्किक नहीं होते और निर्णयकर्ता के पूर्वाग्रहों का असर, पसंद नापसंद का असर स्वाभाविक रूप से उस पर दिखाई देता है। इसीलिए हम देखते हैं कि विभिन्न प्रशासनिक पदों पर नाना व्यक्ति जब बैठते हैं, उन पदों को धारण करते हैं, तो उनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में भी इसीलिए अंतर आता है क्योंकि व्यक्ति के रूप में वो अलग अलग पसंद नापसंद रखते हैं। तीसरी बात यह है कि निर्णय इसलिए भी पूरी तरह तार्किक नहीं हो सकते क्योंकि निर्णय करने के लिए सूचनाएं चाहिए, विकल्प चाहिए कि किस समस्या के समाधान के लिए कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। इसकी सूचना जितनी व्यापक तौर पर प्रशासक के समक्ष होगी, उसको उपलब्ध होगी, उतना ही उसका निर्णय लॉजिकल होगा, रैशनल होगा, तार्किक होगा और व्यावहारिक होगा। लेकिन अगर तत्काल कोई निर्णय लेना है, कोई समस्या आ गई है और उसके बारे में सूचना बहुत जल्दी से उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में जो निर्णय लिया जाएगा वो निश्चित रूप से बहुत तार्किक नहीं होगा। इसके साथ साथ ये भी है, तार्किक निर्णय इसलिए भी नहीं लिए जा सकते क्योंकि जो सूचनाएं प्रशासक के सामने उपलब्ध हैं, किसी समस्या के समाधान के लिए जो विकल्प उपलब्ध हैं, उन विकल्पों में सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है उसको छांटने की मनुष्य की क्षमता भी सीमित होती है। हर मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं होती, हर प्रशासक में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन निष्पक्ष ढंग से कर सके। कुछ कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। जो नहीं कर पाते उनके निर्णय में तार्किकता का अभाव होता है और जो कर पाते हैं वो तार्किक निर्णय की तरफ अग्रसर होते हैं। एक बड़ी सीमा तार्किक निर्णय के मार्ग में ये भी है कि संगठन में जो लोग काम करते हैं उनमें भी विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रायः सहमति नहीं पाई जाती। जैसे संगठन का उद्देश्य, उसके मूल्य, उसकी प्राथमिकताएं, इसके बारे में सबके विचार अलग अलग होते हैं। कोई किसी विषय को प्राथमिकता देता है तो कोई किसी दूसरे विषय को प्राथमिकता देता है। अब जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना है, उसके बहुत सारे पहलू हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरिटी को प्रोत्साहित किया जाए या मल्टीपल एंट्री और एग्जिट को प्रोत्साहित किया जाए या कौशल विकास पर ज्यादा जोर दिया जाए, प्राइमरी एजुकेशन को ज्यादा पहले संभाला जाए या हायर एजुकेशन पर जोर दिया जाए, रजिस्ट्रेशन बढ़ाया जाए या गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाए, पाठ्यक्रम पर ज्यादा फोकस किया जाए
या अदर एक्टिविटीज पर फोकस किया जाए, इसको लेकर विभिन्न शैक्षणिक विभागों में, शिक्षा विभाग के विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले विभिन्न कार्मिकों में मतभेद की स्थिति पाई जाती है। तो जिस भी प्रशासनिक संगठन में कार्मिकों के बीच मतभेद होगा इन मुद्दों को लेकर कि संगठन का उद्देश्य क्या है, उसे कैसे प्राप्त करना है, उसका विजन मिशन क्या है, उसके वैल्यूज क्या है, और उन वैल्यूज में से, उन उद्देश्यों में से किसको पहले प्राथमिकता प्रदान की जाए, किस पर पहले कार्य किया जाए, किस पर बाद में कार्य किया जाए, इस पर अगर सहमति का अभाव है तो वहां पर प्रशासक के लिए तार्किक निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन सारी सीमाओं को ही साइमन ने बाउंडेड रैशनैलिटी कहा है, यानी सीमित तार्किकता का सिद्धांत दिया है। ये मानते हुए भी कि प्रशासनिक निर्णय तार्किक होते हैं, साइमन ये मानते हैं प्रैक्टिकली कि जो निर्णय लिए जाते हैं वास्तव में प्रशासन में, वो पूरी तरह तार्किक नहीं होते, क्योंकि उन निर्णयों पर ये सीमाएं होती हैं। आशा है आपको सीमित तार्किकता का सिद्धांत समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।